अरे तुम सब ऐसे स्टैच्यू बनकर चुप क्यों बैठे हो? सफर बहुत लंबा है, इसे खुशनुमा बनाने के लिए कुछ गाओ, गुनगुनाओ। सर, आपको गाना सुनना पसंद है? तुम नए जमाने के खून हो बच्चे, तुम्हें क्या पता कि हम क्या चीज हैं। आई लव लिसनिंग सॉन्ग्स। सर, हमें लगता था कि मैं कठोर हूँ, गुस्से में रहता हूँ, तुम लोगों को डांटता रहता हूँ। ये बात तो सच है, लेकिन पागलों, तुम्हारी गलतियों पर अगर मैं डांटूंगा नहीं तो तुम अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। मगर इधर ऑफिस आवर्स खत्म, उधर दिल की मस्ती बाहर आ जाती है। ऐसा है तो सर, आपका दिल जवानी में भी खूब मचलता होगा। जवान तो अभी भी है। उम्र के नंबर की बात कर रहे हो तो उस वक्त मैं थोड़ा कमजोर था, इसीलिए तो कमबख्त मेरी वाली को कोई और ही ले उड़ा। सर, अगर हम उन्हीं की बात करें तो उनके लिए आपके दिल में कौन सा गाना चलता है? तुम लोग भी ना उंगली पकड़ाओ तो सिर पर चढ़ जाते हो। अच्छा चलो, सुना ही देता हूँ वो गाना जो उसको देखकर मैं अक्सर गुनगुनाया करता था। 14 डे मून हो या कोई सन हो, जो भी हो तुम भगवान कसम मेरा ही मन हो। कैसा लगा तुम सबको मेरा इनोवेटिव सॉन्ग? धुन तो चोरी की है सर, पर एक नंबर, जबरदस्त, मजा आ गया। एक और गाना था, वो सुनाता हूँ, तुम लोगों को ज्यादा मजा आएगा। सर, गाना बाद में, पहले खाना। ये लीजिए, लाल लाल एप्पल खाइए। रेखा, कैच इट। थैंक यू बचाने मेरा मतलब एप्पल खिलाने के लिए। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन बंगाड़ी गांव पहुंच ही गए। सर, यहाँ तो पूरा गांव खाली है और घर भी उजड़े पड़े हैं। हम रहेंगे कहाँ? सर वो देखिए, वहाँ रह सकते हैं। तो फिर सामान निकालो और चलो। फाइनली एक बढ़िया महल मिल ही गया हमें रहने के लिए। विकास, रेखा, अनूप, कुमार, तुम सब बहुत लकी हो जो तुम्हें देश के सबसे बड़े आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से बंगाड़ी गांव में रिसर्च करने का मौका मिला है। और हमारे रिसर्च का टॉपिक है कि इस बंगाड़ी गांव के लोग रातों रात कहाँ चले गए। तो काम शुरू करें? सर, थोड़ा आराम तो करने दीजिए। हाँ हाँ सर, सर, इतने निष्ठुर निष्ठुर कठोर ना ना बनिए। बनिए। काम के वक्त मुझे मजाक पसंद नहीं। टीमें, विकास, अनूप, तुम दोनों गांव के राइट साइड से जाकर रिसर्च करोगे और टीम बी, रेखा और कुमार, तुम दोनों लेफ्ट साइड से जाकर रिसर्च करोगे। समझ गए? यस यस सर। सर। लेकिन ध्यान रहे, इस गांव में कुछ लोग पहले भी रिसर्च करने आए थे, लेकिन सभी गायब हो गए, इसलिए सावधान रहकर काम करना। जी सर। चलो अब लग जाओ काम पर। यार विकास, इन टूटे हुए घरों को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ क्या हुआ होगा? देसी दारू के नशे में ये लोग कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। रेखा, यहाँ तुम्हें थोड़ा डर जैसा फील हो रहा होगा, है ना? नहीं, तुम्हें हो रहा है क्या? मुझे और डर? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहादुरों के खानदान से हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारे पीछे शेर है। भागो! बचाओ बचाओ, शेर शेर! बहादुरों के खानदान का बहादुर चिराग, शेर का नाम सुनते ही पैंट गीली हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तूने अचानक बोला इसके लिए घबरा गया, वरना मैं तो शेर के बाप से भी नहीं डरता। देख ली तेरी बहादुरी। चल अब नीचे उतर जा, रिसर्च करना है।
कुमार, सैंपल बॉक्स निकालो जल्दी। मेरे ख्याल से ये हरे रंग का लिक्विड ही इनके मौत का कारण है। जितने ज्यादा सैंपल मिले उतने उठा लो। ये आवाज कैसी रेखा? उधर से आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। इस गांव में नरभक्षी हैं। नरभक्षी? सर, लगता है नरभक्षी ने हमें देख लिया था। वो आ गया सर। नरभक्षी जैसा कुछ नहीं होता। जाओ जाकर देखो कौन है। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, वरना इस गांव के जैसे वो हमें भी खा जाएगा। तुम लोग भी ना कितना डरते हो, मैं देखता हूँ। बचाओ! बचाओ मुझे! रेखा, विकास, बचाओ, बचाओ मुझे! कुमार, विकास, हमें कुमार को बचाना होगा। हम यहाँ रुके तो ये नरभक्षी हमें भी मार डालेगा और हमारे रिसर्च सेंटर को कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे मारे जा रहे हैं। इसलिए चलो यहाँ से। रेखा, जल्दी करो, नरभक्षी इधर ही आ रहा है। विकास, तुम ठीक हो? मेरे पैर फंस गए हैं, मैं निकल नहीं पाऊंगा। विकास, वो नरभक्षी हमारी तरफ ही आ रहा है। मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करती हूँ। नहीं रेखा, मेरी जिंदगी शायद यहीं तक थी। मुझे अब नरभक्षी से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं विकास, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। पागल मत बनो, तुम्हें जिंदा रहना है। तुम्हें लोगों को बताना है कि यहाँ के लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि नरभक्षी की वजह से मरे हैं। अच्छा सुनो, नरभक्षी जैसे ही मुझ पर हमला करे तुम गाड़ी में आग लगा देना। ये लो ये लाइटर, प्लीज सवाल मत करना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जाओ।
उन सबकी बहुत याद आएगी। एक दिन एक आदमी भागता हुआ शमशान में आया। वो बहुत डरा हुआ था। वो भाग भाग कर थक चुका था क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसे उसने एक घर से चुराया था। उसे चोरी करके भागते भागते शमशान में छिपने के लिए आना पड़ा था। वो शमशान में आकर एक दीवार के पीछे छिप गया। अचानक उसे बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की और दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई दी। ये वही लोग थे जिनके घरों से इस चोर ने वो सामान चुराया था। उन लोगों की दौड़ने की आवाज उस दीवार के पास आकर शांत हो गई और चोर डर गया। अचानक वो चोर गायब कैसे हो गया? मुझे लगता है वो इस शमशान में छिपा होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई पागल ही होगा जो इतनी रात को इस शमशान में छिपने आएगा। तो अब क्या करें? वापस चलें? नहीं, यही शमशान के आसपास कहीं छिपा होगा। तुम दोनों उस तरफ देखो और हम इस तरफ देखते हैं। इतना कहकर वो आदमी वहां से चले गए। उनके पैरों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। चोर अब भी डरा हुआ था। ये लोग यहीं पास में ही मुझे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज रात के लिए यहीं इसी शमशान में सो जाता हूँ। सुबह चुपचाप से निकल जाऊंगा। तब तक ये लोग भी अपने घर जा चुके होंगे। चोर शमशान में अंदर चला गया। वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, पर अब उस माहौल ने उसे और डरा दिया था। उस रात चांद की रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वो चोर अंधेरे में बड़े ही आराम से संभल कर चल रहा था। इतने में उसे एक अच्छी जगह सोने के लिए दिखी। वो खुश होकर उस जगह की तरफ भागने लगा। वो अंधेरे में भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर किसी मोटी चीज पर पड़ा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट आई। गिरने के बाद उसने उस चीज की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वहां एक लाश पड़ी हुई थी और वो चोर उसके ऊपर पैर देकर दूसरी तरफ गिर गया था। वो चोर इसलिए भी बहुत डर गया था क्योंकि वो लाश किसी मांत्रिक की लग रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? लाश के ऊपर पैर रख दिया। अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे माफ कर दो। चोर डर के मारे रोने लगा। कुछ देर बाद रोते रोते वहीं सो गया। आधी रात हो गई। सारा माहौल शांत हो गया था। अचानक उस मांत्रिक और उस चोर दोनों के शरीर हिलने लगे। चोर गहरी नींद में था। इतने में उन दोनों के शरीर जमीन में अपने आप अंदर जाने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से खींच रहा हो। दोनों के शरीर अंदर जाने के बाद सारा माहौल फिर से शांत हो गया। कुछ दिन बाद उस शमशान में एक आदमी काम करने आया। वो आई हुई लाशों को ठीक से दफनाने का काम करने लगा। एक रात उसने एक औरत की लाश को दफनाया और अपने घर चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो वो डर गया, क्योंकि वो औरत की लाश गड्ढे से बाहर आ चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस लाश को कल रात को ही दफन किया था, फिर ये बाहर कैसे आ गई? कल मैं कहीं जल्दी में इसे दफनाना तो नहीं भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात मैं नहीं भूल सकता। अचानक उसकी नजर उस औरत के कपड़ों पर गई। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर जगह जगह पैरों के निशान हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस लाश पर किसी ने पैर रखा हो। पर ऐसा बुरा काम कौन कर सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने बुरे विचारों के लोग हैं यहाँ। उस आदमी ने उन पैरों का दाग साफ कर दिया। उन पैरों का दाग साफ करके फिर से उस औरत की बॉडी को दफना दिया। उस रात को 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी लाशें भी उसी शमशान में दफनाने के लिए लाई गई थी। उस आदमी ने एक एक करके दोनों लाशों को दफना दिया। रात बहुत हो चुकी थी।
इसलिए वो अपने घर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। किसी ने फिर से वो बुरा काम किया था। जिन लाशों को उस आदमी ने कल रात दफनाया था, वो लाशें आज फिर से अपनी कब्र से बाहर आई हुई थी और उन पर वही पैरों के निशान थे। उस आदमी ने उन दोनों लाशों को फिर से दफन कर दिया। अगले 2 दिनों तक कोई भी लाश नहीं आई। वो आदमी भी रोज सुबह जाता और आराम से बैठा रहता। अच्छा हुआ लाशों का बाहर आना बंद हो गया, वरना मैं तो परेशान हो गया था लाशों को 2-2 बार दफना कर। उसी रात एक आदमी की लाश वहां दफन करने के लिए लाई गई। उस आदमी ने विधिवत उस लाश को दफनाया। लाश को दफन करके वो घर जाने ही वाला था, तभी उसे एक ख्याल आया। पिछले 2 दिनों में कोई भी लाश बाहर नहीं निकली, क्योंकि उन 2 लाशों के बाद कोई भी नई लाश नहीं आई थी। आज एक लाश आई है, हो ना हो आज वो बदमाश जो कोई भी है वो इस लाश को बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बार निकली हुई लाश को दोबारा नहीं निकालता। मुझे आज उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं छिप कर देखता हूँ कि कौन आता है। जैसे ही वो आएगा उसे झट से पकड़ लूंगा। वो आदमी वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया और आसपास नजर रखने लगा। आधी रात बीत गई पर वहां कोई नहीं आया। उस आदमी को भी नींद आने लगी। मुझे लगता है वो बदमाश आज नहीं आएगा। मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए। वो आदमी वहां से उठकर जाने लगा। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन को चीरते हुए 2 लाशें अंदर से बाहर आ रही थी। वो लाशें और किसी की नहीं बल्कि उस चोर और उस मांत्रिक की थी। वो आदमी डर के मारे वहीं पत्थर के पीछे छिप कर देखता रहा। उठो चलो, आज फिर से एक नई लाश आई है। वो चोर उठा और अपने हाथों से उस नई लाश की कब्र खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद उसने लाश को बाहर निकाला। चलो अब इस पर पैर रखो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, फिर आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो। ये तुम्हारी सजा है। तुमने मेरी लाश के ऊपर पैर रखकर मेरा अपमान किया था, इसलिए जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तुम ये सब करते रहोगे, क्योंकि मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मुक्ति कब मिलेगी? मुझे और कितने दिन ऐसे लाशों के साथ ऐसा करना पड़ेगा? वो मैं नहीं जानता। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें ये करना होगा। अब चलो, बात करने में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से इस लाश के ऊपर पैर रखो। सुबह होने से पहले हमें फिर से अंदर जाना है। चोर ने मांत्रिक की बात मानकर उस लाश के ऊपर पैर रखा। उसके पैरों के वही निशान उस लाश के कपड़ों पर आ गए। वो आदमी दूर से ये सब देख रहा था। उन दोनों का काम होते ही वो दोनों फिर से जमीन में चले गए और उस लाश को वहीं बाहर छोड़ दिया। वो आदमी ये सब देखकर बहुत डर गया और डर की वजह से वो वहां से भाग गया। धीरे धीरे सबको इस रात के बारे में पता चल गया। लोगों ने वहां लाशों को दफनाना छोड़ दिया। इसकी वजह से मांत्रिक और उस चोर की आत्मा वहीं उस शमशान में भटकती रही। दिसंबर की सर्द रात में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एकदम शांति थी। कोई भी यात्री वहां पर मौजूद नहीं था। तभी एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी। ट्रेन से कुछ पैसेंजर उतरे तो स्टेशन पर कुछ हलचल हो गई। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही थी। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकल आए। स्टेशन पर केवल 2-3 पैसेंजर्स ही बचे थे। उसमें से एक थी साक्षी तिवारी। साक्षी अलीगढ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आई थी। इस वक्त उसे अपने भाई और मम्मी के साथ होना था, मगर एंड टाइम पर पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसे अकेले ही आना पड़ा।
अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली तो एक टांगा सामने खड़ा था और कोई सवारी का साधन ना मिलने पर उसने इस टांगे वाले के पास पहुंचकर कहा, भैया लक्ष्मीबाई हॉस्टल जाना है। टांगा वाला ऊनी कपड़े पहने, ऊपर से काले कंबल ओढ़े हुए था। मंकी कैप से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक वो उसे घूरता रहा। फिर टांगे वाले ने उसे बैठने का इशारा किया तो घबराते हुए साक्षी उसके टांगे में बैठ गई। उबड़ खाबड़ सड़कों से होता हुआ वो टांगा शहर से दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गया। बिल्डिंग के बाहर कोई वॉचमैन भी मौजूद नहीं था। मैडम जी, आ गया आपका लक्ष्मीबाई हॉस्टल। टांगे से अपना सामान उतारकर साक्षी ने टांगे वाले को रुपए देने के लिए अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने ही वाली थी कि टांगे वाले का घोड़ा तेजी से हिलने लगा और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने घोड़े को पुचकार कर टांगे वाला बिना पैसे लिए तुरंत वहां से चला गया। टांगे वाले को ऐसे जाते देखकर साक्षी को हैरानी हुई। वो अपना सामान लेकर हॉस्टल के भीतर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हॉस्टल का इंटीरियर पुराने जमाने का है। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर रखा हुआ फोन भी पुराना गोल्ड डायल वाला था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। साक्षी ने उसके पास जाकर कहा, मैम, मैं साक्षी तिवारी। वैसे तो मुझे 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, मगर ट्रेन लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या मैं अभी हॉस्टल में चेक इन कर सकती हूँ? रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर एक नजर साक्षी की तरफ देखा और फिर उसे रूम नंबर 403 की चाबी दी। इस वक्त हॉस्टल में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो तुम्हें अपना सामान खुद लेकर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर जाकर 4th फ्लोर पर राइट साइड 3rd नंबर का रूम तुम्हारा है। थैंक यू मैम। साक्षी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके फ्लोर पर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। वो अपने कमरे के आसपास के कमरों की तरफ देखने लगी। कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। पूरा हॉस्टल सुनसान था। साक्षी को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, साक्षी मैडम, रात के 12 बज रहे हैं, फिर ऐसी ठंड में कौन अपने कमरे से बाहर नजर आएगा? सुबह सबसे मुलाकात हो जाएगी। खुद से बातें करते हुए साक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। उनसे सर्द हवाएं कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। वो उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के सामने जो पेड़ था उस पर 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। वो आंखें बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर साक्षी के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन हुई और उसने तुरंत वह खिड़की बंद कर दी। अपना सामान साइड की खाली टेबल पर रखकर अपने बिस्तर को सही करते हुए साक्षी लेटी ही थी कि उसे तेज प्यास लगने लगी। साइड में रखी हुई पानी की बोतल को देखा तो वो खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोतल बैग से निकाली थी और ये भरी हुई थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? चलो नीचे जाकर पानी ढूंढती हूँ। अपनी पानी की खाली बोतल लेकर वो पानी की तलाश में निकलती है तो कॉरिडोर में हल्के पीले से बल्ब जल रहे थे। पानी की तलाश में जैसे ही साक्षी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई सीढ़ियां उतर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक धक्का सा लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से तेजी से गुजरकर नीचे उतर गया हो। जो कॉरिडोर कुछ देर पहले नॉर्मल लग रहा था, अचानक से डरावना लग रहा था। वो डरते हुए नीचे उतरने लगी। पानी की तलाश में वो रिसेप्शन तक पहुंची तो रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। ये हॉस्टल इतना सुनसान क्यों है? ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल नहीं बल्कि भूत बंगला है। सब लोग कहाँ हैं? साक्षी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे एक कमरे से लड़कियों की शोर शराबे की आवाज आने लगी। वो उस दिशा में बढ़ने लगी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। साक्षी के हाथ की बोतल की पानी जमीन पर गिर गई। उसका पानी फैल गया। साक्षी हैरान थी कि अभी जो बोतल खाली थी उसमें पानी कहां से आया। वह सोच ही रही थी कि उस लड़की ने इसकी बोतल उठाकर दी
और बोली, सॉरी। चलो, इस पूरे हॉस्टल में कोई तो नजर आया। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। और आपका नाम जानकर क्या करोगी? एक रात की तो मेहमान हो। उस लड़की की बात सुनकर साक्षी को बहुत अजीब लगा, मगर उसने बात को जारी रखने के लिए कहा, मैं अभी इस कॉलेज में नहीं आई हूँ। आप कौन से ईयर में हैं? लड़की उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई तो साक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे से रोकने की कोशिश की, तो उस लड़की ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन पीछे घुमा दी। ये देखकर साक्षी चीखते हुए वहां से उस कमरे की ओर भागी जहां से उन लड़कियों की आवाज आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उस कमरे में 8-10 लड़कियां तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर साक्षी की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि शायद अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सीनियर का कोई प्रैंक होगा। वे लोग उसकी रैगिंग के लिए ये सब कर रहे होंगे। उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, मगर वो सभी अपनी मस्ती में इस तरह मग्न थी कि उन्हें अपने आसपास साक्षी के होने का एहसास भी नहीं हुआ। Hello everyone, I'm talking to you all. My name is साक्षी तिवारी and I am new in this hostel. Please don't behave like this. मुझे पता है आप लोग फ्रेशर के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मगर प्लीज मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई फ्रेशर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। प्लीज टॉक विद मी। जैसे ही साक्षी ने कहा, एक लड़की ने म्यूजिक सिस्टम की ओर देखा तो म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद हो गया। सबकी आंखें अब साक्षी को ही घूर रही थी। उनकी आंखों की जगह अजीब से गड्ढे थे, जिसे देख साक्षी डर कर पीछे हटने लगी। वे सब लड़कियां अब उसकी ओर बढ़ने लगी। वो डर कर बाहर की तरफ भागने लगी तो अचानक से बाहर का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे को ठोक कर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पूरी तरह से जाम था। प्लीज, मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, यदि ये मजाक है तो बहुत ही वाहियात मजाक है। मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। साक्षी का वार्निंग का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं था। अभी भी वे लोग उसकी ओर ही बढ़ रही थी। तभी हॉस्टल के लाइट्स के मेन सॉकेट में तेजी से स्पार्किंग होने लगी और एक धमाके के साथ हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सामने खड़ी हुई सारी लड़कियों की शक्लें बदलने लगी। सभी भयानक लाश में बदल चुकी थी। साक्षी उन्हें देखकर अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ प्रैंक नहीं बल्कि कुछ और ही है। उस आग में जलकर साक्षी भी अब उन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई। दरअसल 20 साल पहले हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सभी लड़कियों की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। उसके बाद यह हॉस्टल की बिल्डिंग बंद कर दी गई और नया लक्ष्मीबाई हॉस्टल बना दिया गया। मगर हर साल आज के दिन ही इस हॉस्टल में वो रात का मंजर खुद को दोहराता है।